नमस्कार सभी को, मार के सैनी। देखो, ये लाइब्रेरियन का जो पेपर लगा अभी हाल ही में, जो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा लिया जाता है, तो इसके जीके वाले जो भी सवाल पूछे गए हैं उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। और साथ में जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, जैसे कोई पटवारी की कर रहा है, कोई ग्राम सेवक की कर रहा है, ये जो लाइब्रेरियन का पेपर लगा है इसमें कई ऐसे सवाल हैं जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर आए थे और वो यहाँ पे रिपीट होके आए हैं। तो अधीनस्थ बोर्ड ये एग्जाम करवाई, अधीनस्थ बोर्ड ये आपकी वो करवाएगा। तो यहाँ से कुछ पर्सन आपके रिपीट हो सकते हैं, या एक बेसिक आइडिया आपको हो सकता है कि कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं यहाँ से। तो देखो, इसमें जैसे बात करें किस किस टाइप के सवाल पूछे गए, तो सबसे पहले देखते हैं राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्राथमिक स्तर पर बर्तन बैंक विकसित किए जाने हैं। तो देखो, ये प्राथमिक स्तर पर जो बर्तन बैंक बनाए जाते हैं ये ग्राम स्तर पे बनाए जाते हैं। तो प्राथमिक स्तर पे पूछा है, तो प्राथमिक स्तर में आपका कौन सा हो जाएगा? ग्राम पंचायत हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर था इसके अंदर। एक ये अभियान, और काफी सरकार इसके लिए एक्टिव भी थी। कौन सा अभियान उन लोगों को लक्षित करता है जो कि गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं और स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना के लाभों को छोड़ देना चाहते हैं। देखो, खाद्य सुरक्षा के अंदर हो सकता है कि पहले उनको जरूरत थी, उस टाइम में उनका नाम जोड़ा गया था, और अब जो जो लोग इस खाद्य सुरक्षा से ऊपर उठ चुके हैं, यानी जिनका परिवार कुल मिला के ठीक हो चुका है, वो कम से कम इस योजना को त्याग दें, बाकी ताकि सब लोग जिनके भी दिक्कत है उनको इस योजना का फायदा मिल सके। तो एक अभियान शुरू किया गया था जिसको गिव अप अभियान नाम दिया गया था, गिव अप अभियान। तो ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखो, ये सवाल है राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024। आप जानते हैं कि ये जो जयपुर के अंदर ये समिट हुई थी, तो लगभग 32 देशों ने इसमें भाग लिया था, और 32 देशों के कई सारे जो भी उद्योगपति जगत के लोग थे, सब ने इसमें भाग लिया। इसमें पूछना चाह रहा है कि कौन से देश ने हिस्सा नहीं लिया था। तो देखो, इसमें कनाडा भी हिस्सा नहीं लिया था, यूनाइटेड किंगडम ने भी हिस्सा नहीं लिया था, रूस और नेपाल ये सारे के सारे देश थे जिन्होंने हिस्सा लिया था, यूरोप के कुछ देशों ने हिस्सा लिया था। तो ये सवाल डिलीट भी हो सकता है, बाकी अब अधीनस्थ बोर्ड या चयन बोर्ड जो भी है आपका, वो क्या इसका आंसर माने वो तो पता नहीं। तो इसमें कनाडा और यूके वैसे दोनों आ जाएंगे ना। इसके बाद में आपका बेगम बतुल 2025 में किस श्रेणी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो बेगम बतुल का नाम पहले भी बार बार में 2024 के अंदर भी चर्चा में था, 23 में भी चर्चा में था, लेकिन अब इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो किस श्रेणी में इनको पुरस्कार दिया बेगम बतुल को? तो ये कला के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा कला। इसके बाद में अगला सवाल है कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़े जिले की बात की जाए तो सबसे बड़ा जिला आपका कौन सा है? जैसलमेर। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला जैसलमेर हो जाएगा। बाकी ये पश्चिमी राजस्थान के जिले डाल रखे हैं, बाड़मेर है, जोधपुर है, बीकानेर है, तो इनमें सबसे बड़े जिले की बात की जाए जैसलमेर। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है। देखो, मौलिक अवधारणाओं का जो कॉन्सेप्ट है वो आप जानते हैं कि मौलिक अवधारणाओं का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और आप ये भी जानते हैं कि जब शुरू शुरू में हमारा संविधान बना था उस टाइम में 7 मूल अधिकार थे। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 मूल अधिकार है। एक संविधान में बाद में संशोधन किया 44वां, और 1978 के अंदर ये संशोधन किया गया था, और इसमें जो मूल अधिकार 7 थे उनमें से एक मूल अधिकार को हटा दिया जिसका नाम था संपत्ति का मूल अधिकार, संपत्ति का। और इस संपत्ति के मूल अधिकार को वर्तमान में 300 क के तहत एक कानूनी अधिकार के रूप में आप इसको देखते हैं। तो वर्तमान में इसको कौन सा अधिकार बना दिया? कानूनी अधिकार बना दिया, जो आर्टिकल 300 क के अंदर आपको दिखाई देता है। तो ये जो मूल अधिकारों का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए थे? आयरलैंड से लिए गए थे। आपके मूल कर्तव्य कहां से लिए गए थे? जैसे सोवियत संघ से लिए गए थे। उसी प्रकार मूल अधिकारों की अगर बात करें तो मूल अधिकारों का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से लिया गया था? वो अमेरिका से लिया गया था। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में लगभग अगर बात करें तो 60 देशों का प्रभाव आपको नजर आता है, कि लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़ने के बाद में, और उन देशों के संविधानों के अंदर जो जो अच्छी बातें थी उनको अपन ने ग्रहण करने का प्रयास किया था। तो हर देश से कोई न कोई अच्छी चीज है वो अपन ने ग्रहण कर रखी है। नेक्स्ट,
इसमें देखो सवाल है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से पारंपरिक नृत्यों में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा सिर पर मटकियों को रखकर किया जाता है। अब सिर पर मटकियों को रखकर जो नृत्य किया जाता है, तो देखो आप घूमर आप अच्छी तरह से देखते हो, इसमें कहीं भी आपको मटकी नजर नहीं आएगी। कालबेलिया नृत्य जो है उसके अंदर भी ऐसा नहीं दिखेगा। अग्नि नृत्य जो है उसके अंदर अंगारों पे किया जाने वाला नृत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भवाई नृत्य हो जाएगा। उसके बाद में ये एक सवाल है कि राम के पथ पर पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये राम के पथ पर पुस्तक के लेखक है विक्रांत पांडे और साथ में नीलेश कुलकर्णी। तो ये विक्रांत पांडे का नाम भी इसमें साथ में आता है और साथ में नीलेश कुलकर्णी है, इनका नाम भी आता है राम के पथ पर। इसके बाद में अगला सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राजस्थान में चूहों के लिए, चूहों के मंदिर के रूप में प्रसिद्ध माना जाता है। तो चूहों के लिए आप जानते हैं कि जो अपना करणी माता का मंदिर है जो कहाँ पे है, बीकानेर के अंदर, देशनोक के अंदर पड़ता है बीकानेर में। तो करणी माता का मंदिर, ये केला देवी आप जानते हैं कहाँ पे है, करौली के अंदर। साथ में मेहंदीपुर बालाजी आप दौसा के अंदर देखते हैं। और ये आपका श्री महावीर जी का मंदिर है, ये भी आपका कहाँ पे है, करौली के अंदर। और सफेद चूहे होते हैं उनको आप जानते हैं कि किस नाम से इनको जाना जाता है, काबा के नाम से जाना जाता है। तो सफेद चूहों के लिए जो प्रसिद्ध राजस्थान का मंदिर है उनमें मंदिर आता है करणी माता मंदिर का नाम आता है। तो करणी माता का संबंध आप बीकानेर से। उसके बाद में देखो ये 38वें राष्ट्रीय खेल राजस्थान का कौन सा व्यक्ति पुरुषों की स्कीट शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता रहा। देखो ये जब भी ये राष्ट्रीय खेल होते हैं ना, तो इन राष्ट्रीय खेलों से सवाल बनता ही बनता है। और आपके सामने अब 2-3 एग्जाम हैं, यही बोर्ड आपके एग्जाम लेने वाला है। तो इन प्रश्नों के माध्यम से आपको ये भी समझ में आएगा कि किस टाइप के सवाल पूछने की वहां पे संभावना है। तो ये 38वें राष्ट्रीय खेलों से पूछा गया कि स्वर्ण पदक जीतने वाला किसके अंदर, स्कीट शूटिंग स्पर्धा के अंदर। तो ये आपका अनंतजीत सिंह नरूका, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनंतजीत सिंह नरूका। एक ये है कि भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग। अब आप जानते हैं कि नाग कैसी मिसाइल है, तो नाग एंटी टैंक मिसाइल के रूप में जानी जाती है। M2 के सफल फील्ड मूल्यांकन परीक्षण हाल ही में कहां किया गया। तो लगभग देखो ये नाग का परीक्षण जो किया जाता है ये अपना जो पोखरण फील्ड रेंज है इस जैसलमेर के अंदर यहाँ पे किया जाता है। और पोखरण आप उसके लिए भी जानते हैं कि पोखरण के अंदर आप परमाणु परीक्षण भी किए गए थे। तो पोखरण परमाणु परीक्षण के लिए भी जाना जाता है और साथ में एंटी टैंक जो मिसाइल है उसका भी यहाँ पे क्या किया गया, परीक्षण किया गया था। तो परमाणु परीक्षण पहली बार जब इंदिरा गांधी के टाइम में किए गए थे, बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में किए गए थे। तो दोनों बार ये परमाणु परीक्षण यहाँ पे पोखरण के अंदर आयोजित किए गए थे। अब उसके बाद में है कि बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरने वाली नदी कौन सी है। आप जानते हैं कि ये भारत की बाउंड्री की बात करें तो महानदी है, वो महानदी यहां से निकल के अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। इसके बाद में गोदावरी नदी की बात करें तो ये गोदावरी नदी यहाँ से नासिक से निकलने बाद में बंगाल की खाड़ी में जाती है। गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी भी यहाँ से होते हुए और बंगाल के अंदर एक बहुत बड़े डेल्टे का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में। ये यहाँ पे एक घाटी है जिसको आप भ्रंश घाटी के रूप में देखते हैं। तो ताप्ती नदी और साथ में इस ताप्ती के साथ साथ में एक नदी और है जिसको नर्मदा नदी के नाम से जानते हैं। तो नर्मदा और ताप्ती वो नदियां हैं जो अपना जल कहाँ पे गिराती हैं, अरब सागर की तरफ लेके जाती हैं। भ्रंश घाटी से बहती हैं, पूर्व से पश्चिम में बहती हैं, डेल्टे का निर्माण नहीं करती हैं दोनों नदियां, ये डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये नदी एस्चुरी का निर्माण करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो डेल्टा न बनाने वाली नदियों में ताप्ती है, नर्मदा है, ये भारत की मुख्य नदियों के अंतर्गत आती हैं। साथ में भ्रंश घाटी में बहती हैं और साथ में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहते हुए अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। तो ताप्ती और नर्मदा, ये ताप्ती नदी आप जानते हैं कि डायमंड सिटी जिसको आप सूरत बोलते हैं वो इसी ताप्ती नदी के किनारे है। नर्मदा नदी की बात करें तो जबलपुर मध्य प्रदेश जो है ये आपका नर्मदा नदी के किनारे है। नेक्स्ट, 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान मुगल सेना का मुख्य सेनापति,
आप जानते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में जब हुआ था तो उस टाइम में मुगलों की सेना का जो प्रतिनिधित्व किया था वो मान सिंह ने किया था। तो मान सिंह के पास से आप जानते हैं कि सबसे बड़ी मनसबदारी थी, तो मान सिंह सबसे बड़े मनसबदार थे उस टाइम में। और हल्दी घाटी के नेतृत्व की अगर बात करें मुगलों की तरफ से तो मान सिंह जी ने किया था, मान सिंह फर्स्ट ने। तो मान सिंह आएगा इसके अंदर। नेक्स्ट, राजस्थान का प्रथम बटरफ्लाई पार्क की बात की जाए तो वो कहां पे स्थापित किया गया है? तो बटरफ्लाई पार्क देखो ये अंबेरी जगह पड़ती है उदयपुर के अंदर। तो बटरफ्लाई पार्क आपका कहां पे बनाया गया? अंबेरी उदयपुर के अंदर। तो इसका आंसर अंबेरी हो जाएगा। फिर निम्न में से कौन सी नदी दरार घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो ये पहले भी आ चुका है कि दरार घाटी से होकर रिफ्ट वैली से होकर बहने वाली नदी, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ताप्ती नदी हो जाएगा। ठीक है, तो यमुना है, कृष्णा नदी है, तुंगभद्रा है, ये सारी नदियां तो दरार घाटी से नहीं बहती हैं। रिफ्ट वैली से मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको समझाया है कि रिफ्ट वैली से बहने वाली या तो नर्मदा है और या उसके बाद में कौन सी नदी है? ताप्ती नदी है। ठीक है, तो नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं जो अपना रिफ्ट घाटी से होकर बहती हैं, यानी दरार घाटी से होकर बहती हैं। फिर निम्न में से कौन सी राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी आप जानते हैं कि जरगा उदयपुर के अंदर है, सज्जनगढ़ आपकी उदयपुर में है, लीलागढ़ का संबंध भी उदयपुर से है। ये जो चोटी है गुरु शिखर 1722 या 1727 मीटर के आसपास में इसकी ऊंचाई मिलती है। और ये राजस्थान की या फिर अपन कह सकते हैं अरावली की, अरावली की सबसे ऊंची चोटी या राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी के रूप में आप किसको देखते हैं? गुरु शिखर को देखते हैं। इस गुरु शिखर को ही संतों का शिखर कहा था। किसने? संतों का शिखर। और संतों के शिखर के रूप में किसने बताया था? कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड। तो गुरु शिखर 1722 या 1727 मीटर माउंट आबू सिरोही के अंदर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। जरगा की बात करें उदयपुर, सज्जनगढ़, ये सारी की सारी चोटियां कहां पे है? उदयपुर के अंदर है। उसके बाद में देखो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वेवेल तो 1945 के आसपास में थे। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो ये 8 अगस्त या 9 अगस्त 1942 को अपन मानते हैं। 8-9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। और ये शुरुआत जो थी ये मुंबई के अंदर एक मैदान पड़ता है, मुंबई का जो गवालिया टैंक मैदान है। कौन सा मैदान है? गवालिया टैंक मैदान। इस गवालिया टैंक मैदान मुंबई से इस भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 8-9 अगस्त 1942। जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ तो एक ऑपरेशन शुरू किया गया जिसको ऑपरेशन 0 आवर के नाम से जानते हैं। और इस ऑपरेशन 0 आवर के तहत सभी जो बड़े इसके अंदर काम कर रहे थे आंदोलन के अंदर उन सबको गिरफ्तार किया गया। उस टाइम में पूछा है कि 8-9 अगस्त 1942 को ये भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ, उस टाइम में वाइसराय के रूप में आप देखते हैं तो वाइसराय उस टाइम में कौन था? बताओ भाई कौन था वाइसराय? माउंटबेटन या फिर वेवेल? अब इसमें 8-9 अगस्त 1942 से तो देखो ये लिनलिथगो जो है ये लगभग 36 से आपके 44 तक थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो वाइसराय थे वो लिनलिथगो थे। वेवेल की बात करें तो वेवेल लगभग 45 से 43 के बाद में 44, 45, 46 यहाँ तक कि लास्ट 47 तक भी ये रहे थे। और 47 में कुछ समय के लिए माउंटबेटन बने जो भारत की आज़ादी तक, भारत की आज़ादी के समय वाइसराय के रूप में काम कौन कर रहे थे? माउंटबेटन कर रहे थे। ये पुराने हैं, आपने लॉर्ड इरविन समझौता पढ़ा होगा। इरविन समझौता जो बहुत फेमस समझौता माना जाता है, तो इरविन समझौते के टाइम में ये आपके इरविन थे। तो लिनलिथगो यहाँ पे आंसर आ जाएगा क्योंकि ये लगभग 36 से कब तक थे? 44 तक थे। और यहाँ पे 8-9 अगस्त 1942 की अपन बात कर रहे हैं। मुंबई के गवालिया टैंक मैदान से आंदोलन शुरू हुआ। ऑपरेशन 0 आवर के तहत सभी बड़े नेता थे उनको गिरफ्तार किया गया और इस प्रकार से आंदोलन चढ़ा। तो ये भारत का एक बड़ा मूवमेंट माना जाता है आज़ादी के लिए। और इसके बाद में आप देखते हैं कि इसका प्रभाव जल्दी आपको देखने को मिलेगा। इस आंदोलन के कुछ समय बाद में भारत के अंदर कैबिनेट मिशन आता है और उसके बाद में भारत का संविधान बनना स्टार्ट होता है। तो देश टुकड़े हो जाते हैं भारत और पाकिस्तान के। और उसके बाद में 15 अगस्त 1947 से
लगातार क्रम चल ही रहा है। उसके बाद में राजस्थान राज्य की पाकिस्तान के साथ में पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो आप जानते हैं कि 5,920 किलोमीटर टोटल लंबाई है राजस्थान की, 5,920 किलोमीटर। यह राजस्थान की स्थलीय सीमा है। इस 5,920 किलोमीटर में से 1,070 किलोमीटर जो सीमा है ये पाकिस्तान के साथ में लगती है। इसको या तो रेड क्लिफ नाम दे देते हैं। अब रेड क्लिफ का विस्तार तो अलग अलग राज्यों में है, लेकिन राजस्थान में रेड क्लिफ के विस्तार की बात करें तो 1,070 किलोमीटर। इसके बाद में 4,850 के आसपास में जो अंतर्राज्यीय सीमा के रूप में आप देखते हैं, तो ये पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है ये 1,070 किलोमीटर आपको याद रखनी है। इसके बाद में जो अगला सवाल है, राजस्थान के एग्रो क्लाइमेटिक जोन में शुष्क पश्चिमी मैदान अरिड वेस्टर्न प्लेन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल है? तो देखो, चाहे शुष्क क्षेत्र की बात करो चाहे अर्ध शुष्क क्षेत्र की बात करें, उसके अंदर अपने पश्चिमी राजस्थान के जिले आते हैं। तो पश्चिमी राजस्थान इसमें देखो उदयपुर दे रखा है, हनुमानगढ़ दे रखा है, सीकर दे रखा है, तो ये बाड़मेर आएगा शुष्क मैदान के अंतर्गत। कौन सा आ जाएगा इसमें? बाड़मेर। शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल अपन किसको करेंगे? यहाँ पे बाड़मेर आ जाएगा। उसके बाद में ये जलप्रपात है जिसको दूध सागर जलप्रपात के रूप में आप देखते हैं। तो दूध सागर जलप्रपात जो है ये गोवा के अंदर आपको दिखाई देगा, गोवा के अंदर। तो दूध सागर जलप्रपात का संबंध कहां से है? गोवा से। और यहाँ पे देखो कर्नाटक के अंदर बहुत फेमस जलप्रपात हैं जिनके नाम कई बार पूछे जाते हैं। आपने एक तो यहाँ पे कुंचिकल जलप्रपात का नाम सुना होगा, कुंचिकल। तो कुंचिकल जलप्रपात आपका कर्नाटक के अंदर है। एक आपने नाम सुना होगा जोग, या उसको गरसोपा बोलते हैं, जोग, गरसोपा, या उसका राजा रानी भी नाम मिलता है, राजा रानी, या उसका महात्मा गांधी जलप्रपात भी नाम मिलता है। तो जोग, गरसोपा, राजा रानी, महात्मा गांधी जलप्रपात, ऐसा कोई भी नाम मिले तो ये सारे के सारे कर्नाटक के अंदर है। कुंचिकल की बात करें, कुंचिकल जलप्रपात भी आपका कहां पे है? कर्नाटक के अंदर। तो ये काफी फेमस जलप्रपात है। और दूध सागर जलप्रपात का संबंध कहां से हो गया? गोवा से हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स नहीं है? तो डायरेक्ट टैक्स की अगर बात की जाए तो कंपनियों पे जो लगता है कॉर्पोरेट टैक्स जिसको बोलते हैं, वो एक प्रकार का कैसा है? प्रत्यक्ष कर ही है। संपत्ति पे जो लगता है वो भी एक प्रकार का कैसा कर है? प्रत्यक्ष कर है। आयकर जो लगता है, आय पे भी डायरेक्ट लगता है, उसको प्रत्यक्ष कर के रूप में आप जानते हैं। सीमा शुल्क या कस्टम ड्यूटी जो है ये किस प्रकार का कर है? ये एक अप्रत्यक्ष कर है। जिस जीएसटी के अंतर्गत इसको शामिल करते हैं। तो जीएसटी आप जानते हैं कि किस प्रकार का है? अप्रत्यक्ष। राजस्थान राज्य बजट 2025 के अनुसार राज्य सरकार की उदयपुर के अमरख महादेव क्षेत्र, देखो ये अमरख महादेव बहुत प्रसिद्ध है। अब इसमें नाम दे दिया कि अमरख महादेव, उसमें आपसे ये पूछ सकता है कि अमरख महादेव कहां पे है? तो अमरख महादेव का संबंध कहां से है? बोलो, उदयपुर से है। कंजर्वेशन रिजर्व के अंदर आप ये पढ़ते हैं अमरख महादेव। राजस्थान के अंदर लगभग 37 ऐसे क्षेत्र हैं, उनमें एक क्षेत्र है अमरख महादेव। स्थापना की योजना बनाई गई है। अब अमरख महादेव का जो योजना है उदयपुर के अंदर, वो तेंदुआ संरक्षण के लिए बनाया गया है। इसके लिए तेंदुआ का संरक्षण किया जाता है। आप जानते हैं कि कंजर्वेशन रिजर्व राजस्थान में 37 हैं। तो हर कंजर्वेशन रिजर्व के अंदर किसी न किसी ऐसे जीव का क्या किया जाता है? संरक्षण किया जाता है। उसमें से जो अमरख महादेव है उदयपुर के अंदर, उसके अंदर तेंदुआ संरक्षण के लिए काम किया जाएगा। तो तेंदुआ संरक्षण के लिए बनाया गया। उसके बाद में एक तरफ राज्य लिखे हुए हैं और एक तरफ उनकी राजधानियां हैं। तो ये राज्य और राजधानी तो आपको हर राज्य के बारे में पता ही होना चाहिए। और जो भी लगभग दुनिया के हर महाद्वीप के जो भी इंपोर्टेंट देश हैं, उन इंपोर्टेंट देशों की भी आपको राजधानी के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि ऐसे सिंपल सवाल कई बार पूछ लिए जाते हैं और ये कॉमन चीजें, ये ऐसे सवाल जब गलत होते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी आप जानते हैं अमरावती को देखते हैं। हरियाणा और पंजाब की राजधानी के रूप में आप चंडीगढ़ को देखते हैं। तमिलनाडु की राजधानी के रूप में आप चेन्नई को देखते हैं। और सिक्किम की राजधानी के रूप में आप किसको देखते हैं? गंगटोक को देखते हैं। तो ये क्रम है, इसको आप देख लेना। एक देखो बहुत अच्छा सवाल है, पूर्वी और पश्चिमी घाट एक दूसरे से कहां पर मिलते हैं? पूर्व और पश्चिमी घाट की बात करें तो ये जो पहाड़ियां आपको नजर आती हैं, कौन सी? नीलगिरी की पहाड़ियां। आप जानते हैं कि ये जो अपना
जो दक्षिण वाला क्षेत्र है भारत का, तो यहाँ पे इस साइड में भारत के पश्चिमी घाट है और इस साइड में भारत के पूर्वी घाट है। और ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। तो नीलगिरी की पहाड़ियां जो है एक तरह से इन दोनों को, पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट को लगभग जोड़ने का काम कर रही हैं। तो पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से जोड़ने का जो काम कर रही है वो नीलगिरी की पहाड़ियां कर रही हैं। इन नीलगिरी की पहाड़ियों की अगर बात की जाए तो ये नीलगिरी क्षेत्र आप जानते हैं कि चाय के लिए काफी प्रसिद्ध माना जाता है, चाय उत्पादन के लिए। भाई सबसे ज्यादा चाय तो भारत में कहां पे होती है? असम में। चाय उत्पादन में पहला नाम तो असम का आता है, लेकिन सबसे फेमस चाय अपन मानते हैं अपने दार्जिलिंग की। दार्जिलिंग जो एक हिल स्टेशन भी है, दार्जिलिंग पड़ता है पश्चिम बंगाल के अंदर, तो सबसे फेमस चाय यहाँ पे दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल की हो गई। लेकिन दक्षिण भारत में अगर आपसे पूछता है कि सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो इसी नीलगिरी की पहाड़ियों में होता है। या फिर राज्य की अगर बात की जाए तो राज्य तमिलनाडु के अंदर सबसे ज्यादा, दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन इसी राज्य के अंदर आपको देखने को मिलेगा। पूरे भारत में अगर देखें तो असम का नाम 1 नंबर पर लिया जाता है, उसके बाद में पश्चिम बंगाल, और तीसरे नंबर पर चाय उत्पादन के मामले में तमिलनाडु का नाम लिया जाता है। तो कुल मिला के आपसे ये पूछा गया कि पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से जोड़ने का जो काम कर रही हैं वो कौन सी पहाड़ियां कर रही हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियां जो हैं वो एक दूसरे को पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट से, पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से मिलाने का जो काम करती हैं, तो नीलगिरी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रत्येक वर्ष माही महोत्सव किस महीने और किस स्थान पर मनाया जाता है? तो माही महोत्सव जो होता है ना वो जनवरी के अंदर और बांसवाड़ा के अंदर मनाया जाता है। तो जनवरी महीने के अंदर मनाया जाता है। और माही महोत्सव का संबंध कहां से है? बांसवाड़ा से। आप जानते हैं कि माही नदी जो है, इस नदी का मुख्य क्षेत्र माना जाता है बांसवाड़ा। तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं, इस क्वेश्चन का कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था, कि माही नदी कहां पे बहती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा बनाते हुए बहती है, और कुछ सीमा इसकी प्रतापगढ़ के आसपास में लगती है। तो माही महोत्सव का संबंध बांसवाड़ा से हो गया। ये वही माही नदी है जो आप पढ़ते हैं कि करक रेखा को कितनी बार काटती है? बोलो, करक रेखा को 2 बार काटती है। ये वही माही नदी है जिसको आप कहते हो कि ये उल्टे आकार की, उल्टे यू आकार की नदी के रूप में आप इसको जानते हैं। तो माही नदी से कई सारे सवाल बनते हैं। इसी माही नदी के ऊपर राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, जिस बांध को आप किस नाम से जानते हैं? बजाज सागर बांध के नाम से। बजाज सागर बांध बांसवाड़ा का एक क्षेत्र पड़ता है, बोरखेड़ा। कौन सा क्षेत्र पड़ता है? बोरखेड़ा। इस बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, जिसको अपन बजाज सागर बांध के रूप में आप देखते हैं। इसी माही नदी की अगर बात की जाए तो माही नदी आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में एक जगह पड़ती है खांडू बांसवाड़ा, उस खांडू बांसवाड़ा से प्रवेश करती है, और उसके बाद में ये अपना प्रतापगढ़ और साथ में डूंगरपुर, इनकी सीमा बनाते हुए गुजरात में चली जाती है। गुजरात में से नदी के ऊपर एक बांध बना रखा है जिसको आप कढ़ाना बांध के रूप में आप जानते हैं। तो माही का नाम आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि माही आ गया, इसका मतलब बांसवाड़ा तो आएगा, और बांसवाड़ा आएगा तो उसके बाद में आपको इस महीने में करना है। इसको कौन से महीने में? जनवरी के महीने में, क्योंकि बांसवाड़ा भी 2 जगह पे डाल रखा था, इसलिए जनवरी के महीने में ये मनाया जाता है माही महोत्सव। नेक्स्ट है कि 1960 में बीबीलाल और बीके थापर के निर्देशन में किस पुरातात्विक स्थल की खुदाई की गई? आप जानते हैं कि कालीबंगा जो सभ्यता है इसकी खोज की थी 1951-52 के अंदर अमलानंद घोष ने। किसने की थी? अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने 1951-52 में इसकी खोज की। लेकिन ये पूछा है कि बीबीलाल और बीके थापर की अगर बात की जाए तो इन्होंने इसकी खुदाई का काम किया था, और ये कालीबंगा सभ्यता के बारे में पूछना चाह रहा है कि कालीबंगा सभ्यता की खोज तो अमलानंद घोष ने, और ऐसे घुमा के भी दे सकता है कि इसकी खुदाई का काम किसने शुरू किया था? तो बीबीलाल और बीके थापर का नाम आता है। 60-61 के अंदर इन्होंने खुदाई का काम स्टार्ट किया था। कालीबंगा का मतलब आप जानते हैं कि काले रंग की चूड़ियां होता है, काले रंग की चूड़ियां, और इसी स्थान से जूते हुए खेत के क्या मिले थे? प्रमाण मिले थे, जूते हुए, दोहरे जूते हुए खेत के प्रमाण। और साथ में यहां से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले थे, अग्निकुंड। तो कई बार सवाल आते हैं कि अग्निकुंड के साक्ष्य कौन सी सभ्यता से मिले? तो कालीबंगा है। दोहरे जूते हुए खेतों के प्रमाण कहां से मिले? कालीबंगा से मिले। और इसका मतलब क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। इसकी खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने 1951-52 के अंदर, और इसकी खुदाई का काम जो किया था वो बीबीलाल और बीके थापर जो है। धोलावीरा आप कहाँ पे पढ़ते हैं? गुजरात के अंदर पढ़ते हैं। हड़प्पा आप पाकिस्तान के अंदर पढ़ते हैं, हड़प्पा मोहनजोदड़ो दोनों। और लोथल की बात करें तो लोथल ये आपका गुजरात। और इससे सवाल कई बार पूछा जाता है कि ये लोथल जो है ये कौन सी नदी के किनारे है? तो यहाँ पे एक नदी थी जिसका नाम था भोगुआ। कौन सी नदी किनारे?
भोगवा नदी के किनारे, और ये बंदरगाह के रूप में भी प्रसिद्ध है यहाँ पे, है ना। तो गुजरात के अंदर, और धोलावीरा भी कहाँ पे है, गुजरात। हड़प्पा पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान। कालीबंगा का संबंध कहाँ से हो गया, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस व्यक्ति को 2025 में भारत सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये 2025 का राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार जो है, ये किसको दिया गया था? जो वेद ताराचंद शर्मा है, इनको दिया गया था। तो ताराचंद शर्मा 2025 राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार। निम्न में से कौन सी धातु कमरे के तापमान में ठोस नहीं होती है? तो इसमें लगभग शायद ये आ जाएगा ना, पारा आ जाएगा। चलो, अब उसके बाद में कुछ अभ्यारण्य है। बंद बारेठा अभ्यारण्य कहां पे है? ये बंद बारेठा का संबंध भरतपुर से है। वन विहार, ये आपका धौलपुर में है, वन विहार। बस्सी की बात करें तो बस्सी आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है। और जयसंबंध की बात करें तो जयसंबंध कहां पे पड़ता है? उदयपुर के अंदर है। तो जयसंबंध उदयपुर, बस्सी चित्तौड़गढ़, वन विहार धौलपुर। बंद बारेठा का संबंध कहां से हो गया? भरतपुर से हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ अभ्यारण्य थे जिनके बारे में पूछा गया है। एक ये करंट से संबंधित। चौथा, राज्य स्तरीय मास्टर उदय गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 में किस स्थान पर आयोजित किया गया? अब ये जो उदय गोल्ड कप है फुटबॉल से संबंधित है, तो एक तो यही बात याद रखने की, उदय गोल्ड कप का संबंध किससे है? बोलो, फुटबॉल से है। और चौथे नंबर का ये राज्य स्तरीय समारोह है। 2025 के अंदर ये टूर्नामेंट आयोजित किया गया। ये कहां पे किया गया बताओ? जोधपुर के अंदर। कहां पे किया गया? जोधपुर के अंदर है। इसमें बीकानेर होगा शायद, है ना? ये बीकानेर में आयोजित होगा, बीकानेर। चलिए, फिर यह है कि राजस्थान के संविधान क्लब का शुभारंभ समारोह कब आयोजित किया गया था? तो संविधान क्लब का शुभारंभ ये जयपुर के अंदर 8 मार्च 2025। तो 8 मार्च 2025 आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के जो आयु के बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया? तो शिक्षा का जो मूल अधिकार है वो आप जानते हैं कि अनुच्छेद 21 क के तहत एक संविधान में संशोधन किया गया। इसके लिए कौन सा? 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर, 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था, है 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर। उसके बाद में संसद द्वारा 6 से 14 वर्ष से संबंधित बच्चों के लिए 2009 के अंदर क्या बना दिया था? कानून बना दिया था। और वो कानून 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में क्या हो गया था? लागू हो गया था। तो 1 अप्रैल 2010 से 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं उनके लिए जो अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है वो कब लागू हो गया था? 1 अप्रैल 2010 को। संसद ने कानून कब बना दिया था? तो 2009 के अंदर कानून बन गया था। और 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको किसमें जोड़ा गया था? मूल अधिकारों के अंदर जोड़ा गया था, अनुच्छेद 21 क के तहत या ए के तहत। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। आप जानते हैं कि वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। कौन सी डेट होती है वन दिवस की? 21 मार्च। 22 मार्च को क्या होता है? जल दिवस होता है, जल दिवस। 22 मई को क्या होता है? जैव विविधता दिवस होता है। इस प्रकार के दिवसों के बारे में, इनकी थीम के बारे में सवाल बन सकता है, ठीक है। और 16 सितंबर को कौन सा होता है? ओजोन परत संरक्षण दिवस। तो इसकी थीम के बारे में पूछना चाह रहा है।
कि 21 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाया गया। इसकी प्रमुख थीम तो वन और क्या था, भोजन, वन और भोजन, 1 नंबर आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट, किस कवि ने संस्कृत में प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है, की रचना की थी? तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन माने जाते हैं? प्रयाग प्रशस्ति के लेखक माने जाते हैं कौन? हरिसेन। नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की तुलना भारत में भयावह मानगढ़ हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था? 1913 के अंदर। और मानगढ़ का संबंध कहां से है बोलो? है बांसवाड़ा से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा देखो 368 में तो आप संविधान संशोधन से संबंधित है, ये 352 है। यहाँ पे ये कट रहा है, जो इंग्लिश वाला है उसके अंदर सही दे रखा है। तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा 352 में होती है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन से में होती है? 356 में। और वित्तीय आपात की घोषणा कौन से में होती है? 360 में। तो राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा करेगा आर्टिकल 360 के तहत, राष्ट्रपति शासन की घोषणा करेगा 356 के तहत, और राष्ट्रीय आपात की घोषणा करेगा आर्टिकल 352 के तहत। तो ये 352 ही है, उसके अंदर दे रखा है इंग्लिश वाले पोर्शन के अंदर, यहाँ पे कटा हुआ थोड़ा सा। उसके बाद में देखो ये एक बीननी दो बीन के लेखक कौन है? तो एक बीननी दो बीन के लेखक कौन है? तो ये श्रीलाल नथमल जोशी आएगा इसका, एक बीननी दो बीन, नथमल जोशी। नारगढ़ किले का मूल नाम क्या था? तो नारगढ़ किले का मूल नाम क्या था भाई? तो नारगढ़ किले को मूल रूप से किस नाम से जानते थे? सुदर्शनगढ़ के नाम से जानते थे। एक ये है अपना, कौन सा स्थान अजरक वस्त्र के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? तो अजरक ये प्रिंट है ना, और अजरक प्रिंट के लिए जाना जाता है अपना कौन सा है? बाड़मेर। और सांगानेरी प्रिंट के लिए सांगानेर। तो बाड़मेर अजरक प्रिंट का संबंध कहां से हो गया? बाड़मेर आएगा इसके अंदर आंसर। अजरक प्रिंट का संबंध है बाड़मेर से। नेक्स्ट है कि कौन सी एक शाही रेलगाड़ी भारतीय रेलवे और राजस्थान पर्यटन विकास निगम संयुक्त रूप से संचालित है? तो राजस्थान पर्यटन विकास निगम और भारतीय रेलवे के द्वारा संयुक्त रूप से जो चलती है, तो सबसे पहले शाही रेलगाड़ी के रूप में किसको चलाया गया था? पैलेस ऑन व्हील। ये 1982 के आसपास में है ना, पैलेस ऑन व्हील। अड़तीसवीं राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? तो राजस्थान में इसमें पदक जीते थे कितने? 43। 9, 11, 23 इस प्रकार से क्रम है। 9 तो स्वर्ण पदक थे, 11 आपके रजत पदक थे, और 23 आपके कांस्य पदक थे। तो इस प्रकार से टोटल पदकों की बात करें, 43 पदक आप याद रखोगे 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंदर, 9, 11 और 23। फिर निम्नलिखित में से किस शहर में 18 से 19 फरवरी 2000 कौन सा है? 2025। 18-19 फरवरी 2025 को दूसरी अखिल भारतीय राज्य स्तरीय जल मंत्रियों का सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? तो फरवरी 2025 में जो राज्य जल मंत्री हैं उनका यह सम्मेलन किया गया था। और यह सम्मेलन कहां पे आयोजित किया गया था बोलो? उदयपुर के अंदर आयोजित किया गया था। जो अपने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हैं उनके द्वारा यह सम्मेलन विधिवत रूप से किया गया था उदयपुर के अंदर। राजस्थान के राज्यपाल बताओ कौन है? हरिबाबू किशन राव बागड़े।
तो हरिबाबू किशनराव बागड़े। तो ये एक तो ये नियुक्तियां जो होती है ना, वर्तमान में कौन पदाधिकारी है राजस्थान के अंदर, तो ये नियुक्तियां आपको पता होना चाहिए। नियुक्तियों से संबंधित एक सवाल हर एग्जाम में लगभग पूछ लिया जाता है। कभी आरपीसी का चेयरमैन पूछते हैं, कभी राज्यपाल के बारे में पूछते हैं, या किसी और पद जो राजस्थान के अंदर अलग अलग टाइप के पद हैं, उन पदों के बारे में एक सवाल बन जाता है। तो एक पेज में पूरे पूरे पद लिखे होते हैं उनके बारे में, साथ में जो भी मंत्री हैं जिनको जिन भी प्रकार का प्रभार सौंपा हुआ है, वो सारी की सारी लिस्ट आपको पता होना चाहिए। क्योंकि कुछ समय के बाद में आपकी भी एग्जाम है, बोर्ड लेने वाला है, और इसके अंदर लगभग मिलते जुलते सवाल आपको मिलेंगे। क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो सवाल पूछे गए थे, वो लगभग सवाल, कुछ सवाल जो हैं उससे मिलते जुलते यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। ये कुछ आभूषणों से संबंधित है। आभूषण, तो देखो पैर में क्या पहना जाता है, पैर में लंगर, सिर पे आपका बोड़ला होता है। बोड़ला कहाँ पे होता है, सिर के ऊपर। गर्दन की अगर बात की जाए तो गर्दन में क्या होती है, आड़ होती है, सही है। और कान में क्या होता है, झेला, झेला जमेला। तो झेला कहां पे होता है, कान में, गर्दन में आड़, सिर पे क्या हो गया, बोड़ला हो गया, और पैर पे क्या हो गया बोलो, लंगर हो गया। तो ये क्रम आपको इसके अंदर सेट करना था। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक, तो कॉफी भारत में सबसे ज्यादा कहां पे होती है। तो आप जानते हैं कि कॉफी का जब भी नाम आए तो भारत के अंदर कर्नाटक का नाम आता है, और दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कहां पे होता है, ब्राजील के अंदर। दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी कहां पे, ब्राजील। और आप जानते हैं कि ब्राजील में जो कौवा के बाग होते हैं, इन कौवा के बागों को ब्राजील के अंदर क्या बोलते हैं, फेजेंडा बोला जाता है। एक प्रसिद्ध बंदरगाह है ब्राजील का, उस बंदरगाह को बोलते हैं सेंटोस बंदरगाह। ये सेंटोस बंदरगाह कॉफी बंदरगाह के रूप में ही जाना जाता है। तो कॉफी बंदरगाह के रूप में आप सेंटोस बंदरगाह देखते हैं ब्राजील का। दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी या कौवा का उत्पादन होता है ब्राजील के अंदर, और कौवा के जो बाग होते हैं उनको फेजेंडा के नाम से जाना जाता है। भारत में जब भी कॉफी का नाम आता है तो कर्नाटक का आप नाम देखते हैं, कर्नाटक मुख्य स्थान रखता है कॉफी के मामले में। एक देखो ये बांध है राजस्थान के अंदर, ईसरदा बांध। ईसरदा बांध का संबंध सवाई माधोपुर से है, काफी फेमस बांध है राजस्थान के अंदर। ये सीधा क्या पूछा है, कहां पे स्थित है। तो ईसरदा बांध के बारे में सीधा पूछ लिया कि ईसरदा बांध कहां पे है, सवाई माधोपुर में है। ईसरदा बांध कहां पे है, सवाई माधोपुर के अंदर, ये याद रख लेना। नेक्स्ट अगला, राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव का आयोजन 2025 संस्करण कहां आयोजित किया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव 2025 जो है वो कहां पे आयोजित किया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव का संबंध कहां से हो गया, जोधपुर में। तो यह अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव आयोजित किया गया 2025 के अंदर, जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट 2024 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप किसने जीता था। तो ये भारत ने जीता था 2024 के अंदर आईसीसी 20 विश्व कप। किसको हराकर, अफ्रीका को हराकर है। हाँ, क्लासन को केस पकड़ गया ना। तो 2024 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप किसने जीता, तो ये भारत आ जाएगा इसके अंदर। एक ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत 50,000 रुपए तक के ऋण शामिल है। देखो ये ऋण होता है ना, ये 3 प्रकार का होता है। एक तो शिशु होता है, 3-4 प्रकार का होता है। एक शिशु होता है, शिशु के बाद में तरुण होता है, किशोर होता है, उसके बाद में है शिशु होता है, किशोर होता है, तरुण होता है, और तरुण प्लस होता है। और इसमें राशि यहाँ पे शिशु में कितनी दी जाती है, यहाँ पे 50,000 तक की राशि का लोन दिया जाता है। अब शिशु ऋण होता है वो कितने तक का होता है, 50,000 तक का होता है। फिर किशोर 50,000 से और 5 लाख तक का अगर लोन देंगे तो वो कौन सी कैटेगरी होगी, वो किशोर होगी। फिर तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक का अगर लोन दिया जा रहा है तो वो आपकी कैटेगरी होगी कौन सी, तरुण। और एक कैटेगरी अभी नई और डाली है इसके अंदर, तरुण प्लस, 10 लाख से 20 लाख तक। तो 10 लाख से 20 लाख, इसका मतलब अधिकतम इसमें लोन कितना दिया जा सकता है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 20 लाख तक का लोन हो गया। पहले 50,000 से शुरुआत हुई थी, शिशु ऋण 50,000 का ही होता है, किशोर 50,000 से 5 लाख
तक का होता है, तरुण की बात करें तो 5 लाख से 10 लाख तक का होता है, और तरुण प्लस की बात करें तो 10 लाख से लगभग 20 लाख तक का ये लोन होता है। लेकिन जो जो टाइम पे चुकाएगा तो उसके बाद में कैटेगरी आपकी उसी हिसाब से बढ़ती जाएगी, आपको क्रम से मिलता रहेगा। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ये 50,000 तक के ऋण शामिल हैं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा बोलो? शिशु हो जाएगा। फिर अगला राजस्थान सरिस्का के पंच गौरव कार्यक्रम के तहत, तो एक कार्यक्रम है पंच गौरव कार्यक्रम राजस्थान सरकार का, अलवर जिले के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल इसमें चयनित किया गया है? तो पंच गौरव कार्यक्रम के तहत अलवर का कौन सा पर्यटन स्थल है वो इसमें शामिल किया गया है। तो ये जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है अलवर वाला, ये इसमें शामिल किया गया है, क्योंकि सरिस्का के अंदर देखो यहाँ पे पांडुपोल हनुमान जी का भी मंदिर है, यहाँ पे नीलकंठ महादेव का भी मंदिर है, तो कई ऐसी सारी चीजें हैं, और जिसकी वजह से ये सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है ये इसके अंदर शामिल किया गया है। ये कौन सी एक बाह्य स्रावी ग्रंथि है? तो बाह्य स्रावी ग्रंथि में यकृत तो अश्रु ग्रंथि हो जाएगी ना, आंसू जो हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी? बाह्य स्रावी के अंदर आ जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय पूछा आपसे, तो यूनेस्को का मुख्यालय जो कहां पे है? पेरिस के अंदर है। फिर यह है कौन सा प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन चोरी चोरा घटना के कारण अचानक रोक दिया गया? तो चोरी चोरा घटना हुई और उसके कारण अचानक रुका। आप जानते हैं कि चोरी चोरा जो कांड हुआ था वो हुआ था 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922। ये चोरा चोरी जो स्थान पड़ता है, चोरी चोरा, ये स्थान पड़ता है गोरखपुर के अंदर। ये गोरखपुर वही है जहां पे योगी आदित्यनाथ वर्तमान में चुनाव लड़ते हैं यूपी से, तो गोरखपुर से चुनाव लड़ते हैं, तो गोरखपुर के अंदर ये स्थान था चोरा चोरी। यहां पे 5 फरवरी 1922 को 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया था, और उस वजह से बाद में गांधी जी ने कहा कि हमारा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य हिंसा करना नहीं था, अहिंसक रूप से अपनी मांगों को मनवाना था। 12 फरवरी को आंदोलन बंद कर दिया बाद में, 12 फरवरी 1922 को, और इस आंदोलन का नाम था असहयोग आंदोलन, जो लगभग 1920 में स्टार्ट हो गया था 1 अगस्त के आसपास में। लेकिन 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा घटना हुई, और 12 फरवरी लगभग इस घटना के लगभग 5-6 दिन बाद में यह आंदोलन बंद हो गया था। 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन बंद कर दिया गया था। तो चोरी चोरा 5 को और 12 फरवरी को आंदोलन बंद। आंदोलन का नाम था असहयोग आंदोलन। चंपारण कब हुआ था? 17 के अंदर। स्वदेशी आंदोलन 1905 का है, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का है। तो स्वदेशी आंदोलन 1905 का हो गया, असहयोग 1920 का हो गया, चंपारण 1917 का हो गया, और भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें 8-9 अगस्त 1942। ये बहुत अच्छा सवाल है। भारत का भविष्य मिशन जिसे इसरो द्वारा संचालित किया जा रहा है और जिसका उद्देश्य इंसानों को अंतरिक्ष में भेजना है, तो एक मिशन भेजा जाएगा भारत के द्वारा जिसका नाम होगा गगनयान। क्योंकि भारत ने आज तक किसी भी व्यक्ति को भारत की खुद की धरती से अंतरिक्ष में नहीं भेजा है। हमारे जो भी अंतरिक्ष यात्री गए हैं अभी बाहर से जा रहे हैं, चाहे वो राकेश शर्मा हो, कल्पना चावला हो, सुनीता विलियम्स हो, चाहे अभी जो शुक्ला जी गए हैं। तो एक भारत का खुद का मिशन होगा जो भारत की धरती से ही जाएगा, और भारत में ही उसको सारे के सारा उसको डिजाइन किया जा रहा है। उस यान का नाम होगा गगनयान, और ये गगन मिशन भेजा जाएगा जिसके तहत भारत के अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में पहुंचाए जाएंगे। कौन सा कुंजी संयोजन विंडोज कंप्यूटर पर माउस का उपयोग किए बिना किसी प्रोग्राम को जबरदस्ती बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है अल्ट्रा 4 का, है ना। हाँ, ये देखो, निम्नलिखित में से राजस्थान की किस योजना के तहत दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को 50 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मुहैया करवाया जाएगा? तो ये 50 लाख तक का मुफ्त इलाज करवाया जाएगा दुर्लभ बीमारियों से जो पीड़ित हैं उनके लिए। लेकिन कई कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें 50 लाख से काम ही नहीं होता है। आप जानते हैं कि कई ऐसी दुर्लभ बीमारियां जिसमें आपने सोशल मीडिया के माध्यम से सुना होगा कि 16-16 करोड़ के वो इंजेक्शन लगता है। उसके लिए क्या करें? फिर लोगों की सहायता लेनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है 50 लाख तक का। कोई भी ऐसी गंभीर बीमारी है, क्योंकि बीमारी होने पे पूरा परिवार आप जानते हैं कि कैसे तबाह हो सकता है, इसलिए सरकार मदद करती है, लेकिन कई बार सरकार से भी ऊपर का काम हो जाता है, तो बाद में पूरी जनता को इकट्ठा होकर आना पड़ता है
और जनता लगभग प्रयास करती है तो सारे काम हो जाते हैं आसानी से। तो 50 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवाने के लिए जो मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना है, ये आप देखते हैं। हाँ, नगद भी दिए जाते हैं इसके अंदर 5,000 रुपए। एक ये है कि दिसंबर 2024 में कोटा प्रशासन द्वारा छात्रों के कल्याण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पहल की गई? तो कोटा प्रशासन ने जो पहल की थी उस पहल का नाम था कोटा केयर्स पहल। कोटा केयर्स पहल। एक ये पॉलिटी का सवाल है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? देखो, संयुक्त बैठक जो होती है दोनों सदनों की, उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होगी, देखो एक चीज याद रखना, आप राष्ट्रपति नहीं आएगा। आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति जो है ये बुलाने का पावर है कि राष्ट्रपति कहेगा कि दोनों सदनों को पास में आके बैठना है। तो राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। तो राष्ट्रपति को तो बुलाने का अधिकार है, यानी संसद के दोनों सदनों की बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास में है? राष्ट्रपति के पास में। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करे? अब आप जानते हैं कि लोकसभा के अंदर लगभग 543 लोग हैं, राज्यसभा की बात करें तो लगभग 245 लोग हैं। तो ज्यादा लोग कहां पे हैं? लोकसभा के अंदर। इसलिए ज्यादा लोकसभा में होने की वजह से, और इस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो बाद में उपाध्यक्ष कर लेगा, उपाध्यक्ष भी नहीं है तो राज्यसभा का जो उपसभापति होगा वो कर लेगा, वो भी नहीं है तो बाद में राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को करेंगे तैयार कि वो उसकी अध्यक्षता करेगा। तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का बुलाने का अधिकार अगर आपसे पूछता है तो राष्ट्रपति करना है। और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। तो बुला सकता है आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता उसकी कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। क्लियर? ये जो सवाल है, राजस्थान में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना इस्तीफा निम्नलिखित में से किसे सौंपता है? किसको सौंपेगा? तो देखो, आप जानते हैं कि चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात हो, चाहे राज्य में जितने भी हाई कोर्ट हैं, उन हाई कोर्ट के अंदर जितने भी न्यायाधीश हैं, यहां पे भी मैं न्यायाधीश लिख रहा हूं। न्यायाधीश का मतलब जितने भी मुख्य न्यायाधीश और जितने भी अन्य न्यायाधीश, यहां पे भी मैं न्यायाधीश लिख रहा हूं, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो। तो भारत के अंदर चाहे उच्च न्यायालय हो जितने भी, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, इन सब के न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों की नियुक्ति करने का जो काम है वो किसका है? राष्ट्रपति का है। भारत सुप्रीम कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। हाई कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और जो आदमी नियुक्ति करता है तो त्यागपत्र भी हमेशा किसको देना है? उसी को देना है। तो चाहे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, चाहे हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति इसके अंदर आंसर आ जाएगा कि जितने भी न्यायाधीश है वो अपना त्यागपत्र, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है वो अपने त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। लेकिन जो अपने अधीनस्थ न्यायालय हैं, जिला कोर्ट वगैरह हैं, उनके जो न्यायाधीश होते हैं वो अपने त्यागपत्र किसको देते हैं? राज्यपाल को देते हैं। क्लियर? मनु भाकर जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 कांस्य पदक जीते, वह किस खेल से जुड़ी है? तो मनु भाकर का संबंध आप जानते हैं कि किससे संबंधित है? शूटिंग से संबंधित है। तो मनु भाकर का संबंध कहां से हो गया? शूटिंग से हो गया। ये आपके मनोविज्ञान के कुछ प्रश्न है जिनको अपन स्किप कर रहे हैं ना। हाँ, राजस्थान में मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र स्थापित करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राजस्थान के अंदर देखो मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र चल रहे हैं।
और सद्भावना केंद्र के अंदर क्या होता है कि जितने भी आपके पास में एक्स्ट्रा चीजें हैं वो आप उनको दान दे के और किसी दूसरे व्यक्ति के काम आ जाए तो ऐसा काम कर सकते हैं। तो इसमें ये होगा वंचितों द्वारा अप्रयुक्त वस्तुओं के पुनः उपयोग को सक्षम करके राज्य में अपव्यय को कम करना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। तो नोबेल शांति पुरस्कार 2024 का किसको दिया गया था बताओ? ये निहोन हिदान नक्यो ये आएगा 2024 का नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट है रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक। तो रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था बोलो? गोविंदराज था। तो रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक माना जाता है किसको? गोविंदराज को। नेक्स्ट है ICAR राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र की अगर बात की जाए तो ये आपका जोड़बीड़ पड़ता है यहाँ पे बीकानेर के अंदर। कौन सी जगह पड़ती है? जोहड़बीर बीकानेर। तो जोड़बीर बीकानेर के अंदर है। नेक्स्ट, कौन सा राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी? तो राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल आप जानते हैं कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बाद में भारत की क्या बनी थी? राष्ट्रपति बनी थी, जो पहली महिला राष्ट्रपति भी रही। उसके बाद में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में। अगला है नंद संबंध बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो नंद संबंध बांध की अगर बात की जाए तो कहां पे है? बनास नदी पे, राजसमंद के अंदर। सूर्य और तारों में सामान्यतः पाए जाने वाले पदार्थ की चौथी अवस्था, तो ये कौन सी अवस्था होती है? प्लाज्मा की अवस्था होती है। और ये जो निम्नलिखित में से कौन इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग पर काम करने वाला पहला व्यक्ति था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो BF स्किनर होगा। BF स्किनर। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं द्वारा तैयार की जाती थी। तो पहले आप जानते हैं कि योजना आयोग के द्वारा क्या बनाई जाती थी? पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती थी और राष्ट्रीय विकास परिषद उनको क्या देती थी? अनुमति देती थी। आज के टाइम में जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं वो नीति आयोग बनने के बाद में सारी की सारी योजनाएं किसके द्वारा तैयार की जा रही हैं? नीति आयोग के द्वारा। और नीति आयोग का गठन कब हुआ था? नीति आयोग 1 जनवरी 2015। और इसके अध्यक्ष हमेशा कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। उसके बाद में अगला जो सवाल है, राजस्थान सरकार की प्रमुख जल संरक्षण योजना है। तो आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान ये जल संरक्षण से संबंधित काम करता है। 2016 के अंदर इसका स्टार्ट हुआ, 2018 के अंदर बाद में 2.0 स्टार्ट किया गया और अभी ये कार्यक्रम जोरों शोरों पे राजस्थान में चल रहा है। इसके तहत क्या किया जाता है कि जल का संरक्षण करने का प्रयास किया जाता है। जहां पे भी कुएं, बावड़ी, तालाब कुछ भी है तो जल का संरक्षण करना मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत ये जल संरक्षण की राजस्थान की एक बहुत बड़ी योजना के रूप में आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद में है कि मार्च 2025 में अंत्योदय कल्याण समारोह राजस्थान में कहां आयोजित किया गया था? तो अंत्योदय कल्याण समारोह का आयोजन किया गया था मार्च 2025 में जयपुर में। उसके बाद में ये साइकोलॉजी के आगे बीच में और ये शायद आपका लास्ट प्रश्न बचता है। वर्ष 2025 है, एक सेकंड, मार्च 2025 में अंत्योदय कल्याण समारोह राजस्थान में कहां आयोजित किया गया था? तो अंत्योदय कल्याण समारोह ये जयपुर के बजाय आप इसको करना भी भरतपुर को, भरतपुर होगा इसके अंदर, भरतपुर। ठीक है, भरतपुर। ओके। वर्ष 2025 के प्रारंभ में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार को के किनारे अवैध रूप से बनाए गए
7 अजूबों का पार्क, 7 वंडर्स पार्क और फूड कोर्ट को ध्वस्त करने का निर्देश दिया। तो ये किसके किनारे इनको ध्वस्त करने का निर्देश दिया गया? तो ये आना सागर झील आप पढ़ते हैं कहां पे? अजमेर के अंदर। गेब सागर का संबंध कहां से है? डूंगरपुर से है। बाल संबंध का संबंध कहां से है? बाल संबंध जोधपुर के अंदर है। और दूध तलाई का संबंध कहां से है? उदयपुर से। तो बाल संबंध, गेब सागर, आना सागर, तो इनमें से आना सागर जो झील है ये इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से कुछ बेसिक सवाल यहां से पूछे गए और ऐसे सवाल अब जो भी एग्जाम है उनको ध्यान में रखते हुए कि करंट के किस किस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं, तो यही पैटर्न लगभग रहता है और इसी पैटर्न के साथ में पूछे गए। ये पिछली भर्तियों के अंदर भी ऐसे सवाल पूछे गए हैं, तो आप इसको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी जो आगे आने वाली आपकी एग्जाम है उनको आधार मान के कर सकते हैं। साथ में जिनका पेपर हुआ वो अपना देख सकते हैं कि किस प्रकार से कितने क्वेश्चन उनके ठीक हो पा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सभी को, धन्यवाद।